So let's start. We will be starting with the 4 marks questions, and in the 4 marks question, the first question is, what are the features of perfect competitive market? मतलब perfect competitive markets जो होते हैं उनके features क्या है? So first I write here features of perfect competitive market. Features of perfect competitive market. Now, in that, number 1, let me tell you, the market, when it will be a perfect market, the perfect market has large number of buyers and sellers. Now, I will just give you an example. You tell me, in the ICC World Cup, if India only participates and wins the World Cup, do you feel it as great? No, because there were no competitors. So perfect competition is said to be when there are a large number of buyers as well as there is large number of sellers, because then only there can exist a perfect competition. Otherwise, it will not be. Now, just take an example of railway. We cannot call railway as a perfect competition because there is only one seller, whereas there are many buyers. We call it as monopoly. But whereas if you come to, if you visit vegetable market, कंडी मार्केट हम जो बोलते हैं, आप उस जहां विजिट करोगे, it's an example of perfect competition because there are large number of buyers and large number of sellers. So this is the basic requirement of perfect competitive markets. The second one is, each firm sells and buying and selling जो होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट. ओके, कैन एनीवन थ्रू चैट टेल मी, आप व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हो कि व्हाट इज मीन्ड बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. What is mean by homogeneous products? Let me check anyone who replies. Okay, now I will tell you what is mean by homogeneous product. We call them as same or similar product. मतलब एक जैसे products को बेचते रहते हैं. Example देखिए, जब आप पेप्सोडेंट पर आएंगे तो वो भी टूथपेस्ट बेचता है, कोलगेट भी टूथपेस्ट बेचता है, पतंजलि भी टूथपेस्ट बेचता है, डाबर भी टूथपेस्ट बेचता है. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको परफेक्ट मार्केट कहते हैं, बिकॉज दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ बीइंग परफेक्ट मार्केट, राइट. एंड द थर्ड वन इज, एक्चुअली ये जो है ये मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है, पर फिर भी इसीलिए कहा जाता है कि परफेक्ट मार्केट इज अ इल्यूजन कहा जाता है. जस्ट इमेजिनरी है, वो रियलिटी में नहीं हो सकता. फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब आप जब चाहे अंदर आ सकते हो और जब चाहे आप बाहर जा सकते हो, ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज, D. Here it is assumed that, it is one of the feature that the producers and consumers have perfect knowledge of the market. क्या assume करते हैं हम? परफेक्ट नॉलेज किसके बारे में? मेनली हम किसको अज्यूम करते हैं? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर को मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, राइट. ही हैज अ परफेक्ट नॉलेज. ये भी एक फीचर होता है. नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज, जनरली
the prices will be uniform. This is also one of the features. क्या है? यूनिफॉर्म प्राइसेस. आप देखिए ये जो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, पतंजलि है, डाबर का मिसवाक है, इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक 2-3 रुपए का फर्क होता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ perfect competitive market. The next is a firm is a price taker. This is a fantastic point, right? A firm is a price taker. That means here the firm cannot fix the price what it wants. It has to receive the one which the market decides. यहाँ प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है. कैसे डिसाइड होता है? बाय द प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. सो प्रोड्यूसर दे डोंट हैव लिबर्टी ऑफ सेटिंग द प्राइस, राइट? आपको मालूम है, मैं अभी आपको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा. अगर आपको नहीं मालूम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि सर प्राइस मैकेनिज्म आप थोड़ा एक्सप्लेन करो. मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर अभी देखिए यहाँ जो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वहां फर्म प्राइस फिक्स नहीं करता, बिकॉज प्राइस जो फिक्स होता है वो प्राइस मैकेनिज्म से होता है. तो यहाँ फर्म इज अ प्राइस टेकर, मतलब इट हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस व्हाट मार्केट सजेस्ट, राइट? नेक्स्ट इज प्राइस मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट इज हियर, ये भी एक ऑलमोस्ट मतलब ये भी मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है. दैट इज we assume that there is no transport cost. There is no transport cost. ये भी एक इसका एक फीचर है. Then last फीचर बनता है, that is free mobility of factors of production. ये भी पॉसिबल है ही नहीं. Free mobility of factors of production. So these are the 8 features of perfect competitive market. Once again I will explain. Large number of buyers and sellers. मैं कहा था कि in order to call it as a perfect competitive market, we need to have large number of buyers and large number of sellers. Then only there will be a good competition. What we call it as perfect competition. Homogeneous products, right? That means the products which are sold here are similar to, are same to each other, right? Same like others. Then here one of the feature is there is no restrictions on entry and exit. It is free, and we assume that here the producer has perfect knowledge about the market, and almost the prices of the as the goods are homogeneous, even the prices will also be uniform. And here a business or a firm is a price taker. It doesn't has any authority to fix the price, or the consumers will not accept the price which the firms fixes. Then these are the two assumptions also, that is there is no transportation cost, and there is a free mobility of factors of production. Okay, so if you have understood all these 8 points, you can raise your hands so that I can close and move to the next part. Or if you have any doubt, you can WhatsApp me. I will explain now only. Actually, Omkar answered like same type of things. Remember, sir, you need to be very specific. It's not same type of things. It is same type of products, or you can say same type of goods. Right? That is what happens when you write in your own language. Okay. I have not received till now any questions on WhatsApp. So shall I assume that you have understood each and every point? Okay, so then we will move to the next question. Next question. So before that, let me clean the board.
So we are moving ahead with our next question. The next question as per your question bank is, explain the average revenue or price line of a firm under perfect competition with the help of diagram. With the help of diagram. हमको ये क्या एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से, प्राइस लाइन, या इसको और एक क्या कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू लाइन भी कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू लाइन। तो अब हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो एक्सप्लेन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, राइट, बहुत ही सिंपल है। नाउ सब पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, एवरेज रेवेन्यू क्या था, यहां मैं लिखता हूं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। मतलब जब आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एवरेज। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल से बात करूंगा तो आप समझ लीजिए हमने 10 यूनिट को 150 रुपए पे बेचा है। हमारे पास 10 यूनिट है, हमने कितने पे बेचा है उसको, 150 पे। तो एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, पर यूनिट कितना हुआ, पर यूनिट कितना होता है 15, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो वो बन जाता है 15। तो सबसे पहले हमको ये बात याद रखना है कि व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, इट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। अगर आप इसी को थोड़ा डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड। याद रखो, मतलब आपने एक यूनिट से कितना पैसा कमाया तो वो होता है एवरेज रेवेन्यू। दैट्स व्हाट आई कॉल्ड पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू कितना है वही होता है एवरेज रेवेन्यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, you know that we are discussing the case of perfect competition। perfect competition, okay, तो याद रखिए, एक सेंटेंस में पढ़ता हूं, उसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, दैट इज, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट each firm is price taker and they sell their produce with uniform price। just now we discussed कि यहां जो फर्म जो होता है वो क्या होता है, वो प्राइस टेकर होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि यहां परफेक्ट कंपटीशन होने की वजह से प्राइस किससे फिक्स होता है, प्राइस मैकेनिज्म से फिक्स होता है। एंड ही हैज टू एक्सेप्ट व्हाटएवर, ही हैज टू टेक द प्राइस व्हाट द प्राइस मैकेनिज्म हैज गिवन। सही बात है, ओके। तो एन एंटिटी has to sell at the same price, it cannot sell more than at a price which is more than the market price. So that's why you cannot go beyond. So he will be selling, or the firm will be selling at a uniform price, मतलब there will be neither increase nor decrease, वही प्राइस पे वो बेचता रहेगा। तो आप सोचिए, हम एक केस को डिस्कस करेंगे, राइट, कि पहले देखिए, थोड़ा मैं पेन डार्क वाला ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए और दिखने में भी परेशानी ना हो। मेरा ब्लू पेन किधर गया यार, यस। नाउ लेट अस कंसिडर अ केस। ये एक्चुअली ये शेड्यूल आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में ड्रॉ कर रहा हूं। अज्यूम दैट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 5, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 एंड यूनिट सोल्ड इज 1 2 3 4 एंड 5। एंड इफ यू चेक द टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, 5 rupees 1 unit, so it will be 5, and 5 into 2 will be 10, it will be 15, it will be 20, and it will be 25। बराबर है। Then next 2 columns आते हैं, आप याद रखिए, AR and MR। what is average revenue, it is TR divided by P, that is, here you can take it as quantity, sorry,
TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैं यहां यूनिट्स बोल के लिखा हूं, राइट। तो आप देखिए 5 divided by 1 will be 5, 10 divided by 2 will be 5, 15 divided by 3 will be 5, and 20 divided by 4 will be 5, and 25 divided by 5 will be 5. ये बात आपको समझ में आया है? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट मुझे एक कंफर्मेशन मिलता है कि आपको ये समझ में आया है। ओके, सो वैशाली हैज रेज्ड हर हैंड्स, श्रेया, राकेश, अक्षता, ओके, वेरी गुड। Now, average revenue. You know that what is marginal revenue? Marginal revenue is the increase in the revenue when there is a change in the unit. So 1 से 2 हुआ तो 5 से 10 बढ़ गया, तो पहले तो ये सेम रहेगा 5 का 5। सो बाद में 5 से 10 बढ़ा तो कितना इंक्रीज हुआ 5, 10 से 15 हुआ तो 5, 15 से 20 हुआ तो 5, एंड 20 से 25 हुआ तो भी 5। और यू कैन से TRN minus TRN minus 1, that is 25 minus 20, 20 minus 15, 15 minus 10, and 10 minus 5. So this is marginal revenue, right? तो अब आप क्या देख रहे हो? आप थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात कि under perfect competition, when there are homogeneous goods and when there are uniform prices, the average revenue and marginal revenue will remain same. आया है बात समझ में आपको? All of you have understood this concept? You can raise your hands. Very good. तो समझ में आया है आपको? अगर आपको कुछ समझ में नहीं अभी आया है तो आप प्लीज बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो इसीलिए आप देखिए यहां क्या क्या सेम हो गया। आप अगर हम देखेंगे तो प्राइस भी 5 है, एवरेज रेवेन्यू भी 5 है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 है इन ऑल द केसेस। तो आप ये कह सकते हैं P is equal to AR is equal to MR। क्या आप ये बात से सहमत है? इफ यस, आप लोग हैंड्स रेज कर सकते हो। या आपको तो एविडेंट क्लियरली सामने ही दिख रहा है कि PB और AR और MR तीनों सेम है। ओके, तो आप देखिए जब इसका किसका प्राइस, हमको क्या पूछा गया है? एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस लाइन और एवरेज रेवेन्यू लाइन। तो जब ये बनेगा तो देखिए ये पहले दिखेगा ऐसे, कैसे? हाँ, ओके, तो OX एंड Y, OX एंड Y, और यहां होगा आउटपुट और यहां होगा प्राइस। ओके, तो अज्यूम दैट 5 इधर आएगा, तो अब समझ लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, और सबका पॉइंट एक ही जगह आएगा। तो हमारा जो प्राइस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। कैसे रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका क्या है? 5 ही है, तो प्राइस लाइन सब पर क्या है? 5। तो कैसे दिखेगा ये? इट लुक्स लाइक दिस। सो I will mark this as P। इसको हम क्या मार्क करेंगे? P, which indicates price line। Okay, then या आप इसको आपको अच्छी तरह लिखना भी चाहते हो तो you can note here that as price line it is। Okay, so now here आपको क्या लिखना है? ये तो हम हमेशा लिखते हैं in the above diagram, और अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो in the below diagram, right? OX axis shows the output and OY axis shows the price of the goods, and P represents the price line। ये जो है P represents the price line। It shows the relationship between market price and firm's output। बराबर है, market price and firm's output। AR and price line derive a shape of horizontal line। सब बस है, इतना आप एक्सप्लेन करेंगे तो you will easily get 4 marks। ये आप जो ये ड्रॉ करके इतना एक्सप्लेन करेंगे, it is more than enough to get 4 marks।
Right. Let me tell you once again what all things you need to write in this answer. That is the diagram of average revenue or price line. First, you need to mention what is average revenue. I have given you here the hint, like AR is equal to TR divided by Q, or we can say that it is the revenue per unit sold. मतलब एक यूनिट बेचने से हमको कितना पैसा मिला है वही क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है. बराबर, एक यूनिट बेचने से जो पैसा मिला है वो बन जाता है एवरेज रेवेन्यू. इसको आप थ्योरेटिकली लिखिए. देन आपको फॉर्मूले से भी बताना है, दैट इज AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q. क्लियर है ये बात? ये सबसे पहले आपको लिखना है. राइट. देन आपको बाद में क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ फर्म इज अ प्राइस टेकर. ये मैंने लास्ट आंसर में भी बताया था. A firm is a price taker, right? And ये जो price taker होता है, it need to sell at the market price, and hence the prices will be uniform. And the prices will be uniform. Okay, तो ये होता है, सबसे पहले आपको लिखना है. आपका पहला पॉइंट रहेगा ये वाला, what is average revenue and what is its formula. Then आपको थोड़ा perfect competitive का nature बताना है, where the prices are uniform. Then नेक्स्ट आपको क्या बताना है? नेक्स्ट आपको ये लिखना है कि मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू, ये जो है मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. दिस आई हैव पुट इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन आल्सो, दैट इज P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. एंड देन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड देन इसको ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें OX आउटपुट है और OY प्राइस है, एंड ये जो P जो है वो प्राइस लाइन है. इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द प्राइस. फिनिश्ड. एंड बाद में आपको लास्ट में क्या लिखना है? AR एंड प्राइस लाइन हैव हॉरिजॉन्टल शेप. ओके, सो आपको अगर ये समझ में आया है, मुझे ऐसा लगता है, आपको कुछ डाउट है तो भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इमीडिएट आंसर करूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी. पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में कुछ भी मत लिखिए. ओके, सो अज्यूमिंग दैट आपको समझ में आया है सब कुछ, राइट? तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां हम सप्लाई कर्व के बारे में बात करेंगे. सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व. Determinants of supply curve, and we will be discussing about it. ये बहुत ही आसान सवाल है, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक. The determinants of firm's supply curve. Determinants of firm's supply curve. Okay, now ये तो इतना आसान पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं. आप बहुत आसानी से आप आंसर करना, इतना इतना अच्छा है ये. ओके, तो अब हम देखेंगे इसको कैसे आसानी से याद रखा जाए, राइट? तो देखिए, ओके, सो यहां हमको थोड़ी चीजें याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यहां एक
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो अभी हमको कैसे इसको आंसर करना है, जस्ट लेट अस सी। सो पहले देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो 2 रीजन से चेंज होता है। कितने रीजन से चेंज होता है? 2 रीजन से चेंज होता है, राइट? सो फर्स्ट देखिए, नंबर 1 वो होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, आप बता रख सकते हैं। और दूसरा होता है इनपुट प्राइसेस होते हैं। क्या है? इनपुट प्राइसेस। नाउ इसको मैं बोलता हूं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड दूसरा होता है इनपुट प्राइसेस। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हाउ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस will change the supply curve and how input prices will change the supply curve. We will discuss both. First, let me come to the technological progress. Now assume that earlier with 10 input you were producing 5 आउटपुट। आप 10 इनपुट यूज करके आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे? 5। बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी एडवांस होता है तो क्या होता है, आपका इनपुट सेम रहा समझ लीजिए, तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है। याद रखिए, विद द सेम लेवल ऑफ इनपुट of factors of production, you can have more output. So by this what happens? The cost decreases. The cost decreases. याद रखिए, when this happens, when there is a technological advancement, with the same level of input, more output can be produced, and when the more output can be produced, the marginal cost required to produce the goods comes down. याद रखो, comes down, and when it comes down, the marginal cost curve shift to the rightwards. Shift to rightwards. Shift to rightwards. And due to the shift, due to its shift to the rightwards, याद रखो, it shift to the rightwards, even the supply curve also shift to the right. मैं आपको ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छी बात है ये, थोड़ा देखिए। ये हुआ, ये टेक्निकली, याद रखो ये टेक्निकली हुआ। मैं अभी आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ इट अफेक्ट्स द फर्म सप्लाई कर्व। थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप एक बात सोचिए, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब बाहर रखिए, मतलब एमसी, ये हम बाद में आंसर में लिख लेंगे, इसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए, जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओगे, आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा या नहीं? ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। तो जब ज्यादा होगा तो आपका सप्लाई ज्यादा होगा या नहीं? सही, इट विल इंक्रीज। क्योंकि पहले तुम 10,000 इनपुट से 5,000 प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी तो 5,000 सप्लाई कर देते थे, अभी तुम 10,000 यूज करके 7,000 कर रहे हो, तो आप 7,000 सप्लाई करोगे ना, तो आपका सप्लाई क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो याद रखिए, इंक्रीज जो होता है वो पॉजिटिव शिफ्ट होता है। तो पॉजिटिव शिफ्ट हमेशा कौन से साइड पे रहता है? राइटवर्ड शिफ्ट रहता है। मैंने आपको डिमांड समझाते हुए भी मैंने कहा था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के, जब वो राइट पे जाता है तो वो पॉजिटिव शिफ्ट होता है, और जब वो लेफ्ट पे जाता है तो वो नेगेटिव शिफ्ट होता है, राइट? तो इसीलिए याद रखिए, when it shift to the right, that means जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो एमसी कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है और सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि
फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जब होता है तो एक फर्म का सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सिंपल। आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन ये याद रखना है कि सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा। फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंड पॉइंट पर जाएंगे, दैट इज अबाउट इनपुट प्राइसेस। क्या है? इनपुट प्राइसेस। नो मैं आपको बताता हूं, एक हम केस को देखेंगे, दैट इज इनपुट प्राइस के बारे में हम देखेंगे कि इनपुट प्राइस ये बताता है कि जब इनपुट प्राइस मतलब जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, राइट? क्या होगा? when it increase or decrease, what will happen? Now here we will take care of only one point, that is increase. हम decrease को यहां नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसको देखेंगे? increase को देखेंगे। तो देखिए, अभी आप ही देखो, एक सिंपल सा बात समझाता हूं मैं आपको कि आप समझ लीजिए मेरे पास मेरा बजट जो है वो 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। और मेरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 8 रुपीज पर यूनिट है। तो मैं इनपुट कितना खरीद सकता हूं? 25। और इससे मैं आउटपुट बनाऊंगा। तो आप समझ लीजिए 25 से मैं कितना बना सकता हूं? 50 बना सकता हूं। तो मैं सप्लाई कितना कर रहा था? 50। अब क्या हुआ, मेरा बजट तो 100 ही रहेगा, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका प्राइस इंक्रीज होके 10 हो गया। तो 10 हो गया तो मैं कितना परचेज कर सकता हूं इससे? मैं सिर्फ सॉरी, ये होना चाहिए था 12.5 होना चाहिए था, सॉरी ये 12.5। आप करके देखिए, 100 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना होता है? ये 12.5 होता है। एंड विद 12.5 मैं डबल प्रोड्यूस करता था, दैट इज 25। थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स में गलत हो गया, राइट? अब बजट 100 ही है, पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हो गया है? 10। तो मैं कितना इनपुट खरीद सकता हूं? 10। लेकिन मैं 10 बोले तो मैं सप्लाई कितना कर सकता हूं? सिर्फ 20। तो आप देखिए अल्टीमेटली मेरा जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि मैं पहले कितना सप्लाई कर पाता था? 25। अब कितना सप्लाई कर पा रहा हूं? 20। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखिए, जब मेरे इनपुट के प्राइसेस बढ़े तो मेरा सप्लाई क्या हुआ? कम हुआ। तो याद रखिए, इन दिस केस एमसी कर्व जो है उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। फिर कभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एमसी कर्व में अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है। और जो सप्लाई कर्व है दैट शिफ्ट्स टू द लेफ्टवर्ड्स, क्योंकि यहां नेगेटिव है, सप्लाई कम हुआ है ना। तो जब सप्लाई कम होता है तो कौन सा शिफ्ट होता है? नेगेटिव शिफ्ट होता है। इसीलिए मैंने इधर लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है, वेयर एज द सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड, क्योंकि 25 से 20 हुआ। अगर वही आप ये केस लेते कि इनपुट प्राइसेस डाउन हुए तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता था, क्योंकि उसमें सप्लाई ज्यादा होता था, राइट? तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि और एक बार एक्सप्लेन करना है या कुछ। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। तो देखिए, ये जो है ये एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है। यही चीजें आपको आंसर इजी करने में मदद करते हैं। ओके, सो विथ दिस आई फिनिश टुडेज क्लास एंड टुमारो आपको ये तीनों क्वेश्चन पढ़ने हैं, बिकॉज we will have a half an hour class for question answer session। तो ये तीनों के तीनों आप आज ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी दिमाग में जाएंगे। तो you should be ready, right? And one more thing is you need to tell me through WhatsApp like whether you have understood today's class and how the class was and whether it was helpful to you or not. And your feedback will definitely help me. So I will be waiting for your feedback on WhatsApp. Okay, so thank you very much.